नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बरसाती सीज़न में होने वाले करेले की खेती के बारे में। यहाँ पर जो फार्मर है वो एक प्रगतिशील किसान है। वह जो है अपनी डिग्री जो है वो एमबीए में पास आउट किए हैं, लेकिन उनका जो रुचि था वो फार्मिंग को लेकर के था। तो वह 8 साल से जो है वो अभी खेती करते हुए आ रहे हैं। तो वो प्रगतिशील किसान से हम जानेंगे कि वह करेले की खेती किस तरह से कर रहे हैं। बरसात के मौसम में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी, अभी फिर आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ धूप हो गई। तो बीमारियों का सामना काफ़ी अधिक करना होता है। वीड्स जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका फॉर्म जो है काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है हमको। तो वीड को कंट्रोल करना भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है हमारे किसानों के लिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि हम करेले की खेती बरसात के सीज़न में किस तरह से कर सकते हैं। किसान भाई से हम जानेंगे कि उन्होंने फील्ड प्रिपरेशन किस तरह से किया हुआ है, वैरायटी कौन सा चयन किया है और किन किन बीमारियों से वह लड़ करके जो है वह अपनी खेती को सफलतापूर्वक आगे करने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हुल्लास है। मैं बिरेझर का किसान हूँ जो कि धमदा ब्लॉक पे आता है। और फ़िलहाल मुझे इस काम से जुड़े लगभग आज से 8 साल पहले ही है। वैसे तो मैं बेसिकली एमबी किया हुआ हूँ, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन इस काम में रुचि काफ़ी पहले से है। मेरे फादर को मैंने ये काम करते देखा है, तब से इस काम पे मेरी रुचि जागी है। सर, अतुल्य कृषि में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने करेले की खेती की हुई है अभी बरसात के सीज़न में, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जो है वो जानना चाहेंगे। और सामने हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं वो यदि करेले की खेती करना चाहते हैं तो उनको एक बेसिक जानकारी लग जाए कि क्या क्या परेशानियाँ आएंगी और किस तरह से उनको करनी है खेती। तो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड प्रिपरेशन के बारे में। फील्ड प्रिपरेशन आपने किस तरह से किया हुआ? स्टार्टिंग में आपको ट्रैक्टर में प्लाऊ होता है, प्लाऊ चला के मिट्टी निकाल लीजिए, रोटावेटर चला के उसको फाइन कर लीजिए, रेजिंग करके आपने बेड प्रिपेयर कर लीजिए। बेड प्रिपेयर करने के बाद ये तो मंडप है, अगर मंडप ना रहे तो यहाँ पर आप रोलर चला के बेड को सपाट बना लीजिए गोलाकार पे। और उससे पहले आप जैसे ही आपने रेजिंग किया था उस समय पर अगर आपको कुछ बेसल देना हो, आपकी जो भी तैयारी है क्रॉप की, उस हिसाब से आप उस पर बेसल पुटअप कर लीजिए। बेसल पुटअप करके उसको पैक करके फिर आप अपनी ड्रिप लाइन्स बिछा लीजिए। ड्रिप लाइन्स बिछाने के बाद अगर आप मल्च पे करना चाहते हैं तो बहुत बेटर होता है। मल्च के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो मल्च बिछा लीजिए। मल्च बिछाने के बाद फिर आपको तार, बाँस, धागा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो सारा कुछ आप इस पे लगा सकते हैं, जैसे कि हमने लगाया है। ये सब लगाने से ऐसा होगा कि आपको बहुत कम मेहनत पे इस झाड़ को ऊपर ले जाके फैलाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो उस तरीके से हमने ये इस फील्ड को पहले तैयार किया। अब सर, इसमें बात करें बेसल डोज के बारे में, आपने क्या कह दिया हुआ? बेसल डोज में बहुत सारी चीज़ देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखें तो काफ़ी रेट्स फर्टिलाइज़र्स के इस साल बढ़े हुए हैं। तो हमने स्टार्टिंग में जो कि बेसिक चीज़ें हैं बेसल में, वो है गोबर है, सुपर है, डीएपी है, ये सारी चीज़ डाली हुई है। प्लस पॉलीसल्फेट है। पॉलीसल्फेट भी यदि आप देते हैं तो 3 से 4 एलिमेंट्स इस पर कवर हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने इस पर डाली हुई है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स उसको प्रारंभिक अवस्था में उसको ज़रूरत हो वो सारी वहाँ से उसको मिल जाए। तो इस तरीके से हमने इस पे बेसल भी डाला हुआ है। जी। अब सर, इसके प्लांट के बारे में बात करें तो आपने नर्सरी जो है खुद तैयार किया था, फिर लेकर के आए थे? नर्सरी फ़िलहाल हम पॉली हाउस पे तैयार कराते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा एनक्लोज्ड कंडीशन में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर हम अपनी नर्सरी तैयार करें जो कि वायरस फ्री हो या सॉइल बॉर्न पैथोजेंस या डिजीज से प्रभावित हो। तो उससे बचाने के लिए हम इसको पॉली हाउस पे तैयार किए। और वैरायटी जो मैंने चूज़ की हुई अपने टाइमिंग के हिसाब से वो है 13-15 ननहेम्स की है। तो वो मैंने चयन किया और वहाँ से लाके फिर इसको यहाँ पर मैंने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। जी। और इसमें समय के बारे में बात करें सर, जैसे कि बरसात के सीज़न में कई किसान भाई अगेती खेती करते हैं जी, और कई सीजनल खेती करते हैं, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और आपने कब इसका ट्रांसप्लांट किया था? मैंने जो ये ट्रांसप्लांट इस वैरायटी का अपने एरिया को देखते हुए किया हुआ है, अपनी प्लानिंग को देखते हुए, वो है फर्स्ट वीक ऑफ जून पे किया हुआ है मैंने इसको। ये 7 तारीख के आसपास मैंने टीपी किया हुआ है इसका। और टीपी जो है कोकोपीट प्लग नर्सरी आती है, वो ट्रे नर्सरी, वहाँ से लेके इसको यहाँ पर वो किया हुआ है, ट्रांसप्लांट किया हुआ है। और सर, वही अगेती खेती या फिर जैसे सीजनेबल जो होती है उसमें क्या? सीजनल में सर हम सारी क्रॉप्स लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की क्रॉप चूज़ करते हैं। इस समय पर बरसात में कुकुरबिटेसी में अगर मैं बोलूं तो करेला है, तुरई है, गलका है, लौकी है, खीरा है, इस टाइप की सारी फसल अपन लगा सकते हैं। और सोलानसी में अगर आप देखते हैं तो बैगन है, मिर्च है, ये सारी आप चीज़ें लगा सकते हैं। तो समय को देखते हुए आपको कौन सा
बीज लेना है उस पर्टिकुलर क्रॉप का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप उस वैरायटी को चयन करके उस समय के हिसाब से आप उसको लगाते हैं। जी सर, इसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपने क्या रखा हुआ है सर? इसमें जैसे प्लांट टू प्लांट मैंने जो डिस्टेंस मेंटेन किया है वो 2 फीट किया हुआ है। जी बाकी कुछ लोग इसको 1 से 1.5 फीट पर भी लगाते हैं। जी 1 से 1.5 फीट पे न लगाने का मेरा कारण ये रहा है कि अगर ज़्यादा डेंस होती है प्लांट की जो कैनोपी, तो एरिएशन प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से फंगल की जो प्रॉब्लम्स होती है या सकिंग की जो प्रेशर होती है बहुत स्पीड से ट्रांसमिट होती है और डेवलप होता है वहाँ पर। जी तो इसको कुछ हद तक ओवरकम करने के लिए मैंने दूर किया हुआ है स्टार्टिंग पे। लेटर ऑन अगर बारिश तेज हो जाएगी, कैनोपिया फैल भी जाएगी, तो भी ये उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि वो उतना प्रोडक्शन अपने आप को बना लेगा कि उतना प्रोडक्शन हमको वो दे सके। जी और ज़्यादा गैप ना आए, गैप फिलिंग हमको कम करनी पड़े, उस वजह से मैंने डिस्टेंस इस पे 2 फीट का रखा हुआ है। जी और बेड टू बेड जो डिस्टेंस हमने देख रहे हैं यहाँ पर, वो है 8 फीट का। जी तो बेड से बेड 8 फीट है और प्लांट टू प्लांट जो है 2 फीट्स रखा हुआ है इस पे। जी सर, जैसे इसमें देख पा रहे हैं कि फील्ड जो आपका काफ़ी नीट एंड क्लीन है, तो वीड्स के बारे में आपने किस सर तरह से कंट्रोल किए? क्रॉप तो हमने अर्ली लगाई हुई थी। जी लेटर ऑन जब पानी गिरा तो अंदर जो वीड्स रह जाते हैं वो तो जर्मिनेट होते हैं, उनके बीज जो होते हैं जी जर्मिनेट होने के बाद हम पोस्ट इमरजेंस जो ये पोस्ट वीडीसाइड जो होते हैं, जैसे जी कि जी जिसमें कि ग्लाइफोसेट है, ग्रामोक्सोन है, देन स्वीप पावर आया है, ग्लूफोसिनेट अमोनियम करके, जी वो सारी चीज़ हम यहाँ पर स्प्रे करके इसको कवर करते हैं। या अगर पहला पानी गिरा हो और आप चाहते हैं कि आपको वीडीसाइड न उगे, उसके लिए प्री इमरजेंस भी वीडीसाइड्स आते हैं, उसको अगर आप चला दें तो जैसे कि उसमें एक पेंडामेथिलीन आता है, अगर उस टाइप की चीज़ें चला दे तो बीज को ही डेड कर देगा, तो वो उगेगी नहीं। तो इस तरीके से हम इसको नियंत्रण करके रखते हैं जी अपने जी प्लॉट पे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रामोक्सोन स्प्रे किया हुआ था, टेक्टर माउंटेन से स्प्रे हुआ है। कुछ कंडीशंस पे वीड्स जो उसकी जो फॉगिंग होती है जी वो निकल के पत्तों तक पहुंच जाती है। पहुंच जाने पे इस पे जो धब्बे जो दिख रहे हैं वो वीडीसाइड्स के, कॉन्टेक्ट वीडीसाइड्स के हैं, इस जी वजह से नुकसान कुछ कम दिखता है हमको। जी अगर इसकी जगह अगर मैंने सिस्टमिक वीडीसाइड अगर इस पे यूज़ किया होता, हो सकता है कि मेरा पूरा पौधा डेड हो जाता। जी 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 तो उस वजह से हम यहाँ पर सेफ रहने के लिए हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट वीडीसाइड का उपयोग किए हुए हैं। जी। और सर, इसमें बीमारियां जो हमको देखने मिलेगी उसके बारे में बात इस करें टाइम पे जो मुख्य बीमारियां जो इस पे आती है फंगल की अगर बात करूँ तो इसमें डाउनी है, पाउडरी है, एंथ्राक्नोज है, लीफ स्पॉट्स है, ये सारी चीज़ें मुख्यतः हम यहाँ पर देखते हैं। या फिर तना गलन वगैरह जो आते हैं नीचे से, जी वो सारी चीज़ें हमको फंगल पे देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर चूसक कीट की बात करें, सकिंग पेस्ट की, तो उस पर थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, एफिड्स है, जेसिड्स है, मिलीबग्स है, ये सारी चीज़ें। या फिर लीफ माइनर है, करेले में लीफ माइनर जनरली कम देखने को मिलता है। जी बाकी कोई दूसरी क्रॉप्स हो तो उस पर लीफ माइनर का भी अटैक काफ़ी हैवी होता है। जी तो ये सारी चीज़ें ही है जिससे प्रभावित हो सकती है क्रॉप। तो उसके लिए हमको जो भी केमिकली या नेचुरली जो स्प्रे करना होता है वो हम स्प्रे करके उसको क्योर करते हैं। जी जी सर, वायरस के बारे में जैसे बात करें तो? वायरस के लिए सर हम जो है प्रिवेंटिव पे स्प्रे लेके चलते हैं। प्रिवेंटिव स्प्रे में ये है कि भाई अगर हमको मौसम को देखते हुए लगता है कि ये फेवरेबल है किसी पर्टिकुलर सकिंग पेस्ट के लिए, जी तो इसका स्प्रे या छिड़काव जो है हम उसको प्रिवेंटिव में ही एडवांस में कर दिए रहते हैं। जी जी एडवांस में कर देने से वो कीट की जो आने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है या वो ना के बराबर रह जाती है। तो जी वो जी वायरस ट्रांसमिट करने से काफ़ी हद तक के हम उसको रोक देते हैं। तो वायरस या तो नहीं आता या तो बहुत कम मात्रा में आता है। अगर हम टाइम पे स्प्रे न करें इसको, ब्लाइंड स्प्रे या प्रिवेंटिव स्प्रे, तो ये काफ़ी मात्रा में फैल जाता है। फिर पूरे प्लांट को रिप्लेस करना होता है, जो कि काफ़ी तकलीफ दे और प्रॉफिट मार्जिन के दृष्टि से सोचे तो काफ़ी नुकसानदेह होता है हमारे जी लिए। तो वो स्थिति ना पैदा हो इसलिए हमको टाइम टू टाइम स्प्रे रखने होते हैं इस पे। जी। तो सर, जैसे अभी देख रहे काफ़ी तेज़ धूप हो चुका है, इसके पहले थोड़ी देर जी पहले बारिश हुई थी, जी। तो उसमें क्या स्प्रे करना चाहिए? मतलब वही जो आप बताए, प्रिवेंटिव जो है इस वो? समय पर सकिंग और फंगल यही दोनों मेजर होते हैं। जी जी इसके अलावा फंगल में बैक्टीरियल भी आते हैं इस पे। तो बैक्टीरियल के लिए बैक्टीसाइड आते हैं, वो हम फंगीसाइड के साथ मिला के उसका स्प्रे करके इसके रोकथाम के लिए अपना जो है वो करते हैं अपना जी जी। और सर, जैसे हम कई जगह पर देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे गैप हो गया है, तो मतलब ये जो प्लांट्स है खाली खाली जी फीलिंग जो है उसके लिए क्या करें? जी। उसके लिए या तो अगर क्रॉप लेट हो गई तो हम छोड़ देंगे। अगर अगर हम देखते हैं अगर एक गाले में अगर 3 प्लांट्स भी अगर हमारे हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 प्लांट्स हैं, जी तो बाद में ये कैनोपी जो है उतनी कवर पूरी कर कवर लेगी। कर यहाँ लेगी। पर अगर हम प्लांट न भी डालें तो वो हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि इतनी दूरी पे लगाए और हम वहाँ पर प्लांट
कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो हम वहाँ पर पौधे रोप भी देते हैं। जी तो उस हिसाब से हम चलते हैं। अगर इस गैप के बीच में अगर हमारे 3 पौधे होते हैं तो हमारे लिए मोर देन इनफ है। तो इस तरीके से हम इसको लेके जाते हैं। ये पूरी कैनोपी आपस में बाद में पूरी घेर लेगी, जी तो इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। जी सर, जैसे मार्केट में पहुंचने के बाद जो है वो तो समय के ऊपर डिपेंड करता है, उस समय किस तरह से जी मतलब कंडीशन रह रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस जो है अप डाउन होता है वो। जी। फिर भी एक क्या प्लानिंग करके चले जिससे कि अच्छा रेट मिल पाए किसान भाइयों को? सर प्लानिंग ऐसा है, अगर आप उस समय पर इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं जिस समय पर इसका जो प्रोडक्शन है सीजनली ना हो या अर्ली हो या बहुत लेट हो। जी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही हमारी मार्केट चलती है। जी अगर उस ऑकवर्ड वेदर में अगर हम इसका प्रोडक्शन लेते हैं, भले हमें प्रोडक्शन थोड़ा कम आए लेकिन रेट्स अगर अच्छे मिल जाते हैं तो प्रॉफिट्स अच्छे खासे हमको मिलने के चांसेस रहते हैं इस जी पे। और सीजनेबल जैसे लगा हुआ है, सीजन में ऐसा है कि प्रोडक्शन सबका बहुत अच्छा आ रहा है जी और डिमांड उस हिसाब से कम है। जी डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है कि अपने को लॉस प्राइस होने के चांसेस है, प्राइसिंग अपने को अच्छे नहीं मिलते हैं। जी जी भले ही अपना प्रोड्यूस कितना भी अच्छा हो। प्रोड्यूस अच्छा होना भी एक रेट्स में बहुत बड़ा अपने एक प्रभाव डालता है। अगर प्रोड्यूस अगर आपका अच्छा है तो आपको दूसरों के प्रोडक्ट से हो सकता है 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये अपने को एक्स्ट्रा मिल सकता है पर जी। केजी का। तो जो कि अगेन फिर हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे जुड़ता है, जो कि अच्छा प्रॉफिट हमको दे सकता है। जी जी तो क्रॉप अच्छी हो, प्रोडक्शन जो भी हो, शाइनिंग हो, क्वालिटी हो उस पर, तो ये हमारा फोकस्ड टारगेट रहता है, जी जिस वजह से हम इतनी मेहनत करते हैं इस पे और इसको आगे लेके जाते हैं। जी जी सर। सर और कुछ जानकारी जो बेल वर्गी जो है उसके बारे में आप देना चाहें सामने किसान भाइयों को बरसात के सीज़न को लेकर के? बरसात के सीज़न में मुख्यतः हमारे यहाँ जो लगता है वो है लौकी है, करेला है ना, कुमड़ा, कुछ लोग ने अभी कुमड़ा भी लगाया हुआ है, जी खीरा है, जी गरकिन्स है, जो कि बाहरी देशों में मुख्यतः लगाया जाता है पॉली हाउस में, जो कि कुछ वैरायटीज़ है उसमें ओपन कल्टीवेशन पे भी हम लोग लगाते हैं। जी तो ये सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं बेल वर्गीय अगर कुकुरबिटेसी की बात करें तो। जी इसके अलावा फिर जो बचता है वो सोलोनसी है, उसमें भी 3-4 क्रॉप है, वो भी लोग लगाते हैं, जिसमें से कि बैगन और मिर्च तो इस समय पर लगता है रेनी सीजन में। जी बाकी के जो 2 क्रॉप है वो अभी से 2 महीने के बाद का टाइमिंग लेके आप उसको भी लगा सकते हैं। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर सारी जानकारियों के लिए। ओके, आपका भी काफ़ी धन्यवाद। जी, ने वीडियो में पूरा देखा, सर ने अपने जो यहाँ पर करेले की जो फील्ड है उसके बारे में पूरी जानकारियाँ दी। ये जो डिस्टेंस उन्होंने रखा हुआ है ये 8 फीट का है, इसको आप कम भी कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो है वो छोटा ट्रैक्टर है तो उससे जो है वीड को यहाँ से वो रिमूव करते हैं, तो उसके लिए जो है उपयोग करते हैं। बरसात के सीज़न में खरपतवार को नियंत्रण करने में काफ़ी चैलेंजेस होता है, जैसे कि ये कॉन्टैक्ट का स्प्रे करते हैं, उसका कारण उन्होंने बताया कि जैसे इसमें सिस्टमेटिक डालते हैं, अगर पत्तियों में पड़ता है तो वहाँ से फंगस अटैक जो है या फिर कोई भी वायरस जो है अटैक कर सकता है। तो आपको वीड में खास ध्यान देना होता है। पानी का भराव, जैसे देखिए यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है फिर भी एक प्रॉपर स्लोप है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको दे करके ही बरसात में करेले की खेती या कोई भी बेल वाली फसलें हैं उसको आपको लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।